नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और इस हफ्ते हम बातचीत करेंगे एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड के बारे में। और वो सेक्टर ऐसा है जो काफ़ी हलचल में था, काफ़ी रडार पे था और उसने पिछले 1-2 सालों में बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा इंडिया फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड की। आज इस पर चर्चा होगी कि ये पूरा सेक्टर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और इस फंड के जरिए अगर आप निवेश करते हैं तो आपके क्या प्रॉस्पेक्ट्स बनते हैं, किस तरीके के रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं और ये सेक्टर आगे किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखेगा। बातचीत हम करेंगे फंड मैनेजर मीता शेट्टी से, जो टाटा म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर है। और डायनेमिक्स को समझेंगे मीता से कि फार्मा सेक्टर में चाइना प्लस वन की भी बहुत बात होती है। बहुत सारी कंपनियों, सेक्टर बहुत बड़ा है। इसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की कंपनीज हैं, कुछ ओरिजिनल रिसर्च की कंपनीज हैं, कुछ केवल मार्केटिंग की कंपनीज हैं। तो कैसे इस पूरे सेक्टर को इस फंड के जरिए हम प्ले करें, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ फायदेमंद फंड्स में। तो जैसा कि हमने कहा कि एक सेक्टोरल थीमेटिक फर्म है, लेकिन उसमें जाने से पहले थोड़ा सा मार्केट को समझना चाहिए इस वक्त, क्योंकि बहुत वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिल रही है, दुनिया भर में बड़ी हलचल चल रही है। तो कैसे आप लोग इस मार्केट को इस समय अप्रोच कर रहे हैं, आपका असेसमेंट क्या है इसको लेकर के? First of all, thank you नीरज for having me. So आपके क्वेश्चन को अगर मार्केट ब्रॉडली देखें तो क्लियरली वोलेटिलिटी बहुत इंक्रीज हो गई है पिछले कुछ हफ्तों से। और ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज और जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं यूएस में और इंडिया में भी हमने देखा कि एक मिड टर्म पॉलिसी में इंक्रीज हुए हैं रिसेंटली। सो एक कल्मिनेशन है काफी सारी चीजों का। कमोडिटी प्राइसेस को देखें, क्रूड को देखें, वो भी काफी इंक्रीज हुए हैं पिछले कुछ टाइम से और जियोपॉलिटिकल इश्यूज ने उनको और भी बढ़ावा दिया है। सो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से कि एक ब्रॉड ये थीसिस बन रहा है कि जो हम ग्रोथ रिकवरी देख रहे थे और कोविड के बाद जो एक बड़े ग्रोथ नंबर्स हमें दिख रहे थे जीडीपी लेवल पे, इंडिया में ही नहीं बट ग्लोबली भी, क्या वो ग्रोथ रेट सस्टेनेबल है या वो ऑलरेडी देख रहे हैं कि हम थोड़ा बहुत कट्स हो रहे हैं और क्या वो और आगे जाकर और कट्स हो सकते हैं उस ग्रोथ रेट में। तो ये एक ब्रॉडली कंसर्न जो है वो आ रहा है आगे अभी जीडीपी ग्रोथ पे, ओवरऑल रिकवरी पे और आगे जाकर जिस तरह से क्रूड अगर यही लेवल पे सस्टेन रहता है तो इंडिया मार्केट, इंडियन जीडीपी को भी एक खासा एक इम्पैक्ट देखने शायद मिलेगा हमें। सो ये सारे कंसर्न्स की वजह से वोलेटिलिटी डेफिनेटली इंक्रीज हुई है पिछले कुछ हफ्तों से। लेकिन अगर हम पॉकेट्स को देखें, कुछ सेक्टर्स को देखें, जैसे कि बैंकिंग है, बैंकिंग के रिजल्ट्स को हम देखें तो इस बार हमने देखा है कि ग्रोथ काफी अच्छे आ रहे हैं उन नंबर्स पे। प्रॉफिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग आ रहे हैं, प्रोविजनिंग्स काफी कम हो रहे हैं और बैंकिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है ओवरऑल मार्केट के लिए। तो सर्टेनली एक बड़े सेक्टर में हमें दिख रहा है कि जो कंसर्न्स हमने पिछले ऑलमोस्ट एक डेकेड से जो देख रहे थे कि हर बारी एनपीए आपके काफी इंक्रीज हो रहे थे, वो सारे कंसर्न्स अब काफी हद तक कम हो गए हैं। तो वो कुछ पॉकेट्स हैं जैसे बैंकिंग मैंने आपको बताया जो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। काफी ऐसे और पॉकेट्स हैं जहाँ पे ऑटो में हमने देखा है कि काफी पिछले कुछ सालों से काफी इम्पैक्ट रहा है। 2018-19 से लेकर ये पॉकेट काफी डिक्लाइन देखा है हमने काफी नंबर्स में। कोविड ने ऑब्वियसली उसको इंक्रीज किया है रेगुलेटरी नॉर्म्स से उसके पहले। सो वो भी एक सेक्टर है जहाँ पर की वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। तो इस तरह से अगर हम पॉकेट्स में देखें तो कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर हमें लगता है कि फ्रॉम अ 2 to 3 ईयर पर्सपेक्टिव ये सेक्टर्स आगे जाकर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग दिख सकते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ पे। उसके अलावा कुछ सेक्टर्स होंगे जहां पर कि हमने वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत रीरेट होते हुए देखा था पिछले 2 सालों में। जैसे कि अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, वहां पर वैल्यूएशन री रेटिंग काफी हुई थी पिछले 2 सालों में। पोस्ट कोविड हमने देखा, कोविड के शुरू से ही आखिर हमने देखा कि वैल्यूएशंस काफी इंक्रीज हो रहे हैं वहां पर और वहां पर हमने पिछले कुछ हफ्तों में करेक्शंस देखे हैं। सो आई थिंक अगर हम ब्रॉड लेवल पे मार्केट को देखें तो यस वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई है, पर कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे ये वोलेटिलिटी ज्यादा देखी गई है और कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे एटलीस्ट नंबर सपोर्ट कर रहे हैं और वहां पर कुछ कंफर्ट है व्हेन अब पूरा हम ओवरऑल सेक्टर्स देखते हैं तो। मीता, चूंकि मार्केट में स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है
सेक्टोरल परफॉर्मेंस के लिए या ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए। तो अभी हम लोग देखें तो वैल्यूएशंस काफ़ी कंफर्ट जोन में आते हुए दिख रहे हैं। जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऊपर गए थे वो काफ़ी करेक्ट हुए, लेकिन अभी भी लगता कहीं कहीं पे ऊपर है। ज़रूरी उससे बड़ी बात मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आप लोगों के नज़रिए से आप एक स्टेबिलिटी कब तक आते हुए देखते हैं कि मार्केट कंसोलिडेशन जोन में ही चला जाए लेकिन एक स्टेबल हो जाए। अभी तो वो कंटिन्यूस समझ में नहीं आ रहा कि इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्ट्री किधर जाएगी, क्रूड ऑयल की ट्रेजेक्ट्री क्या बन रही है, या इवन जो वॉर जोन बना हुआ है यूक्रेन का वहाँ क्या हो रहा है। तो आपको भी लगता है कि अभी अनसर्टेनिटी है, कुछ फर्म में कहा नहीं जा सकता, या आपको लगता है कि 1, 2, 3 क्वार्टर के बाद ये स्टेबिलिटी आपको दिखती है? नियर टर्म देखें तो डेफिनेटली अनसर्टेनिटी है, खास करके क्रूड प्राइसेस को लेकर, क्योंकि इंडिया का काफी क्रूड हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, सो काफी स्टेबिलिटी वहां आना जरूरी है, और जब तक वो नहीं क्लियर होता है डेफिनेटली अनसर्टेनिटी है। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्टरी भी कैसे ग्रो कर रहा है, इनफैक्ट अगर वो ग्रोथ को इम्पैक्ट करने लगता है एक पॉइंट के बाद तो वो भी एक अनसर्टेनिटी है। तो काफी अनसर्टेनिटीज है मार्केट में एट दिस पॉइंट इन टाइम, और नियर टर्म में यही व्यू है कि शायद ये मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में रह सकता है। बट जैसे कि मैंने कहा कि कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे शायद इम्प्रूवमेंट देखने मिल रहा है, और इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू हो सकता है आगे जाकर, एंड हेंस मुझे लगता है कि इस मार्केट को उस एंगल से देखना चाहिए कि कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे कंफर्ट है बोथ वैल्यू प्लस ग्रोथ का, और उस हिसाब से हम भी मार्केट को देख रहे हैं। बट यस, नियर टर्म में डेफिनेटली अनसर्टेनिटी रहेगी जब तक क्लैरिटी नहीं आती है इन कुछ जियो पॉलिटिकल और ग्लोबल एस्पेक्ट्स पर। जी, तो चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं आपके फंड के बारे में, जो फार्मा और हेल्थ केयर का फंड है। अनफॉर्चुनेट था, लेकिन कोविड की वजह से इस सेक्टर में एक प्रीमियम ऐड हुआ था, और इसीलिए पिछले 3-5 साल के रिटर्न देखिए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न इन कंपनीज ने, सेक्टर्स ने दिए हैं। लेकिन अब कहीं कहीं पे अभी काफ़ी सिचुएशन ग्रिम है चाइना वगैरह में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लार्जली रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं, एंडेमिक की तरफ हम लोग बढ़ चले हैं। तो सेक्टर पे आपका ओवरव्यू क्या है इस समय जिसका फंड आप मैनेज कर रही हैं? सो फार्मा सेक्टर को देखें तो ये एक सेक्टर ने काफी अंडर परफॉर्म किया है ब्रॉड मार्केट्स को। इवन ऑन ईयर टू ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो ये सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है ऑन अ ईयरली बेसिस आल्सो। सो ये एक अंडर परफॉर्मर रहा है ब्रॉड मार्केट्स के कंपैरिजन में। ये सेक्टर को अगर मैं देखूं इन टर्म्स ऑफ आउटलुक एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, डेफिनेटली इसको दो हिस्सों में देखना चाहिए। एक है कि डोमेस्टिक और एक है यूएस। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट्स होती हैं सेक्टर के लिए। डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा है कि पिछले साल कोविड की वजह से काफी हायर ग्रोथ देखने मिली है। सो फिस्कल 22 की ग्रोथ पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में काफी हायर रहा है, तो वो एक हाई बेस बन गया है आगे FY23 के लिए। और यदि हम यूएस को देखें तो वहां पर प्राइस इरोजन पिछले कुछ महीनों से या कुछ क्वार्टर से कहें तो काफी ज्यादा देखने मिला है, और ये एक रीजन है जिसकी वजह से कि कंपनीज की ग्रोथ नहीं आ पा रही है। तो ये दोनों एक जो मेन सेगमेंट्स हैं वहां पर कुछ समय तक शायद और इम्पैक्ट दिख सकता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। बट यदि मैं बैलेंस शीट और कैश फ्लोज को देखूं तो ये एक सेक्टर है जो काफी कंफर्ट जोन में आ गया है। जहां पर इन कंपनियों में बैलेंस शीट में डेट हुआ करते थे 2 या 3 साल पहले, वो अब करीब करीब कैश फ्री होने लगे हैं। कैश फ्लोज भी हम देखें तो रेगुलर बेसिस पे कंपनीज के रिलेटिवली इम्प्रूव हुए हैं पिछले कुछ सालों में। सो डेफिनेटली ऑन फाइनेंशियल्स कुछ कंफर्ट है। तो बट जब तक हमें यूएस की प्राइस इरोजन पर कुछ कम होते नहीं दिखते वो नंबर्स, तब तक ग्रोथ इस सेक्टर में आना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट यदि 2 या 3 साल के व्यू से देखें तो ये दोनों डोमेस्टिक और यूएस में ग्रोथ विजिबिलिटी काफी है। पाइपलाइन को देखें, प्रोडक्ट्स जो कंपनियां जिस पे काम कर रही हैं, R&D कर रही हैं और जिनकी फाइलिंग की हुई है, ये सारे एस्पेक्ट्स यही पॉइंट आउट करते हैं कि फ्रॉम अ 2 to 3 ईयर होराइजन यहाँ पे ग्रोथ की विजिबिलिटी बन सकती है आगे जाकर। तो जब आप स्टॉक सिलेक्शन करती हैं अपने फंड के लिए, तो आपके दिमाग में क्या रहता है कि आपको किस तरह की कंपनीज रखनी है? क्योंकि ग्लोबल एक्सपोजर बहुत है हमारी कंपनीज का, एक्सटर्नल फैक्टर बहुत मैटर करते हैं हमारे लिए, तो क्या आपके दिमाग में चलता है किस तरह कंपनी सिलेक्शन आप करती हैं?
बिल्कुल। इस सेक्टर को जो मैंने आपको डोमेस्टिक और यूएस का जो आउटलुक बताया वो एंड टू एंड कंपनीज के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि वो फॉर्मुलेशंस बनाती हैं जो कि एंड मेडिसिन्स बनाती हैं, जो इंडिया, यूएस और काफ़ी दूसरे रीजन्स में भी वो ये प्रोड्यूस सेल करती हैं। उसके अलावा बकेट्स को देखें तो एपीआई, क्रैम्स, हेल्थ केयर, ये सारे कंपनीज लार्ज पार्ट ऑफ द सेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। हेल्थ केयर में अगेन हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक कंपनीज आ जाते हैं। अब कुछ फार्मेसी चेन्स भी हैं जो कि लिस्ट स्पेस में आ रहे हैं, तो वो भी इसी बकेट में क्लासिफाई होंगे। उसके अलावा एपीआई और क्रैम्स जो होता है, एपीआई डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग स्पेस रहा है। चाइना प्लस वन एक थीम है, पीएलआई स्कीम्स भी हमने काफी अनाउंस होते हुए देखे हैं इस सेगमेंट में। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्पेस है। और क्रैम्स डेफिनेटली चाइना प्लस वन के वजह से वहां पे भी काफी एक इंटरेस्ट बना रहा है। पर हमने फार्मा में भी कॉस्ट इन्फ्लेशन काफी होते देखा है पिछले कुछ महीनों से। चाइना से जो केएसएम यानी कि जो बेसिक केमिकल्स आते हैं, वहां पे हमने देखा है कि काफी इन्फ्लेशन हुआ है, काफी कॉस्ट बढ़े हैं, जो कि इन कंपनीज के लिए इनके मार्जिन, इनके ग्रॉस मार्जिन पर काफी इम्पैक्ट देखने मिल रहा है कुछ महीनों से। हेल्थ केयर सेक्टर को देखें तो डायग्नोस्टिक कंपनीज ने काफी बेनिफिट देखा था कोविड में, बट उसके सामने हॉस्पिटल कंपनीज एक्चुअली ने काफी इम्पैक्ट देखा था, क्योंकि इलेक्टिव सर्जरीज काफी डिले हो रहे थे, एडमिशंस काफी कम थे रिलेटिवली, उन कंपनी से काफी इम्पैक्ट देखा था। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर करते हैं, तो एट दिस पॉइंट अगर आप फंड को देखें तो हमारा करीब 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप और 20% स्मॉल कैप की तरफ एलोकेशन है। और यदि मैं इन बकेट्स को देखूं तो हेल्थ केयर करीब 20% वेटेज हमने रखा है, गिवन द रिकवरी दैट वी सी, एंड CRAMS and API मिलाकर will be a small percentage, but largely would be the pharma end-to-end manufacturers. Selection is purely based on growth plus value. जो भी डिजाइन देखते हैं कि एलोकेशन हॉस्पिटल्स की तरफ ज्यादा है या कम है, इट्स बेसिकली एन आउटकम ऑफ जहाँ पे हमें ग्रोथ और वैल्यू का कंफर्ट है, एंड दैट इज द अंडरलाइंग जिससे कि हम पोर्टफोलियो एक्चुअली स्ट्रक्चर करते हैं। जी मीता, आप जिक्र में आपने किया कि जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर हैं, हॉस्पिटल्स वाली कंपनीज हैं, उस पर भी आपका बड़ा एक्सपोजर है, और दूसरा फार्मा में तो है ही है। तो वो वाली जो कंपनीज हैं जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिसमें पैथ लैब्स भी है बहुत सारी, ये एंड टू एंड हॉस्पिटल्स हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है रादर कि इस केमिकल कंपनी में जाएँ? क्योंकि यहाँ पे अब लोग थोड़ा बायोटिक की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं रादर की प्योर केमिकल कंपनी, क्योंकि ESG कंप्लायंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। क्या ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस है कि उधर की तरफ ज़्यादा एक्सपोजर लिया जाए? हेल्थ केयर की तरफ ज्यादा एक्सपोजर अगेन वैल्यू और ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से ही लिया गया था। हॉस्पिटल्स को अगर हम देखें पर्टिकुलरली, तो इंटरनेशनल पेशेंट्स जो कि करीब 10 to 12% ऑफ द रेवेन्यू हुआ करते थे, वो ऑलमोस्ट जीरो हो गए थे कोविड में, क्योंकि ट्रैवल बिल्कुल बंद था। सर्टनली वो एक एस्पेक्ट था जहाँ पे एक रिकवरी दिख रही थी। प्लस जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्टिव सर्जरीज बहुत डिले हुए थे, उसकी वजह से हॉस्पिटल्स की ऑक्यूपेंसी लेवल जो होती है वो काफी गिर गई थी। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से कि एक रिकवरी और ग्रोथ का एक विजिबिलिटी बन रहा था, और वैल्यूएशंस भी कंफर्टेबल थे। Coming to your question on biologics की तरफ जाते हुए and ESG concerns, इस वक्त पे हम देखें तो यस, बायोटेक और बायोलॉजिक्स में ग्रोथ कुछ कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज में काफी स्ट्रॉन्ग देखी जा रही है, बट एपीआई और केमिकल बेस्ड एपीआई जिसको हम कहते हैं, उनमें भी हमें काफी एक इंटरेस्टिंग विजिबिलिटी दिख रही है, बिकॉज चाइना प्लस वन एक बहुत ही क्लियर एडवांटेज है इंडियन कंपनीज के लिए, और कुछ आने वाले सालों तक इसका बेनिफिट इन कंपनीज को देखने मिल सकता है। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक से लौट के आएंगे तो फार्मा सेक्टर को थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ नई अपॉर्चुनिटीज बनती हुई दिख रही हैं और मीता कैसे असेस करती है इस पूरे सेक्टर को। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर की। एक थीमेटिक फंड है और वो फंड है फार्मा सेक्टर का। उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है और इस फंड में आपको क्यों पैसे लगाने चाहिए। हम बातचीत कर रहे हैं
मीता से, जो हमें समझा रही हैं, जो एक फंड मैनेज करती हैं जो कि है टाटा इंडिया फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड, कि इस फंड में क्यों पैसे लगाने चाहिए। अच्छा मीता, थोड़ा सा सेक्टर की बात मैं करूँगा। मैंने कहीं पढ़ा कि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हमारी इंडियन कंपनीज का यूएस में है, जहाँ से पिछले 1-2 सालों में तो उतनी दिक्कतें नहीं आई, शायद उनकी मजबूरी रही होगी कि वो हमको परेशान नहीं कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे फिर वो दिक्कत खड़ी होती है हमारे सामने। यूएसएफडीए के बहुत सारे इंस्पेक्शन, जांच आती है और बहुत प्रोलॉन्ग्ड होती हैं वो। क्या ये फैक्टर आप लोग करते हैं कि इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं और उसके बाद फिर वो स्टॉक प्राइस बहुत लंबे समय तक डाउन ट्रेंड में चला जाता है? So yes, FDA ऑलमोस्ट 2 साल से हमने देखा था कि इंस्पेक्शंस नहीं हो रहे थे या बहुत कम हो गए थे। सर्टेनली कोविड एक बहुत बड़ा रीजन था, इस वजह से इंस्पेक्शंस नहीं हो पा रहे थे। जनरली कोविड के पहले हम देखें तो प्रैक्टिकली सारे प्लांट्स जो FDA अप्रूव प्लांट्स हैं आउटसाइड द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में यूएस के बाद इंडिया ही वो एक कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ FDA अप्रूव प्लांट्स हैं। सो यहाँ पे डेफिनेटली इंस्पेक्शन रेगुलर बेसिस पे होते हैं और हमने देखा था कि जनरली 2 से 3 साल में हर प्लांट एक बार इंस्पेक्ट जरूर हो जाता है मोस्ट केसेस में। बट कोविड की वजह से डेफिनेटली वो हमने देखा कि एक ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल पे आ गया था, जो कि अब रिवाइव हो रहा है। और पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि काफी कंपनीज के इंस्पेक्शंस हुए हैं, कुछ कंपनीज को ऑब्जर्वेशंस भी मिले हैं। सो सर्टेनली ये एक प्रोसेस है जो ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल हो गया था और अब ये वापस से रिवाइव हो रहा है। तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, आने वाले 1 साल में हम देखेंगे कि काफी ऐसे इंस्पेक्शंस पॉसिबल हैं कि हो सकते हैं। ऑन योर क्वेश्चन कि किस तरह से हम इस इवेंट को देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इवेंट रिस्क है और ये हर फार्मा कंपनी डेफिनेटली एट सम पॉइंट फेस करती है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म देखें पिछले 5 या 10 सालों में काफी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें ऑब्जर्वेशंस आए हैं और इवेंचुअली कंपनीज हैव मैनेज कि उसको टैकल करके वो अप्रूवल दोबारा से आ जाते हैं और प्रोडक्ट अप्रूवल्स भी फिर से शुरू हो जाते हैं। तो ये एक इवेंट रिस्क है। What we see is that पाइपलाइन अगर स्ट्रॉन्ग है और हिस्टोरिकली अगर कंपनीज ने मैनेज किया है इन रिस्क को मैनेज करने का, टैकल करने का, तो कहीं पर वो कहाँ तो वो एक थोड़ा कंफर्ट जोन आ जाता है। बट एज ए सेड ये एक इवेंट रिस्क है और इसको फोर्सी करना डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, एक्चुअली सही बात है, इसको फोर्सी करना बड़ा मुश्किल काम होता है। मिता, एक सवाल और बनता है, जो कि आप फार्मा में हैं आप और उसी सेक्टर की कर रही हैं, बहुत सारे अलग अलग रिस्क होते हैं इसमें, उसको मिटिगेट करना बड़ा मुश्किल होता है कि कैसे उसको एडजस्ट करें या मिटिगेट करें या उसके लिए हेज कहाँ से करें। एज ए फंड मैनेजर जब आप मैनेजमेंट से मिलती होंगी या बात करती होंगी, तो उनकी राय समझने के बाद सेक्टर के कंपैरिजन में आप उसको कैसे एसेस करती हैं, कैसे जज करती हैं उसको? जैसे कि मैंने कहा कि हिस्टोरिकली हर कंपनी ने किस तरह से इन इश्यूज को, इन इवेंट्स को टैकल किया है, वो एक कंफर्ट लाता है टू एक्सपेक्ट दैट अगर फोर्सेबल फ्यूचर में भी ये इवेंट वापस दोबारा से अगर आता है तो कंपनी किस तरह से उसको टैकल करती है। दूसरा है कि कंपनी ने किस तरह से कंसल्टेंट्स एम्प्लॉय किए हैं, किस तरह से वो अपने प्लान्स इम्प्रूव कर रहे हैं, किस तरह से टेक्नोलॉजी की हेल्प लेकर वो देख रहे हैं कि जो भी एरर्स होते हैं वो कम कैसे करे जाएं। सो ये सारे स्टेप्स हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे कंपनी से इंटरेक्शन करके हमें पता चलता है कि वो किस तरह से इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सो ये सारे एवेन्यूज हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा कंफर्ट आता है। बट एज ए सेड ये एक इवेंट रिस्क है और ये रिस्क इस सेक्टर में रहेगा। बट एज ए सेड अगर हमने पिछले काफी सालों में देखा है कि कंपनीज ने जब भी ये इश्यूज फेस किए, काफी कंपनीज ने इसको टैकल भी कर लिया है और अप्रूवल्स को दोबारा से एक स्ट्रीमलाइन करवा दिया गया है ओवर अ पीरियड। ओके मीता, अब दर्शकों के मन में ये होगा कि हमने इतनी बातचीत की, सेक्टर को समझने की कोशिश की और बहुत सारी जानकारी हासिल की है, तो आप हमारे जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हो सकते हैं या जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं कि उनको आपके फंड में क्यों पैसे लगाने चाहिए और क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, फेयर एक्सपेक्टेशंस?
I can just say that looking at the valuation, जो ये हम valuations या EV EBITDA देख रहे हैं सेक्टर का, जो करीब 10 से 12 टाइम्स के ब्रॉडली EV EBITDA पे ट्रेड करता है आज ये सेक्टर, डेफिनेटली एज आई सेड कि बैलेंस शीट कैश फ्लो में इम्प्रूवमेंट है, ग्रोथ में चैलेंजेस हैं यूएस साइड पर एज वेल एज डोमेस्टिक में बिकॉज ऑफ हाई बेस इन द नियर टर्म. सो ये चैलेंजेस हैं जो कि नियर टर्म में है, बट 2 to 3 years पर्सपेक्टिव ग्रोथ विजिबिलिटी पाइपलाइन को देखते हुए और इंडिया डेमोग्राफिक्स या इंडिया ग्रोथ स्टोरी को देखते हुए कंफर्ट देता है ऑन द ग्रोथ. So certainly if someone is looking to invest into a value plus growth story, then I think this can be an avenue. But again investors को ये ध्यान में रखना होगा कि एक sectoral fund है और sectoral fund में generally risk थोड़ा सा ज्यादा होता है. So risk profile को assess करते हुए इस फंड को देखना चाहिए. ओके, तो चूंकि सेक्टोरल फंड है, थीमेटिक फंड है और फार्मा एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है जिसमें तरह तरह की कंपनियां हैं. हम लोगों ने चर्चा की, बहुत अलग अलग बिजनेसेस में है. उसमें हॉस्पिटल भी आ जाता है, पैथोलॉजी लैब भी आ जाती हैं, रिसर्च वाली भी आती हैं. तो इतने बड़े सेक्टर को प्ले करने का एक तरीका हो सकता है कि आप सेक्टोरल फंड के साथ जाएं. लेकिन जैसे मीता कह रही है कि रिस्क होता है, चूँकि बहुत ही सेक्टोरल फंड है, छोटे फंड है, दायरे में है. हालांकि डिफेंसिव माना जाता है फार्मा शेयर को और इनके एक्सपोजर्स ग्लोबली बहुत होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होने की वजह से रिस्क भी थोड़ा बढ़ता है. तो अगर आपको फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा लगता है, फार्मा कंपनीज बहुत अच्छी लगती हैं और एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट हम लोग अभी बहुत छोटे हैं, हमारे उतनी बड़ी जायंट कंपनीज भी नहीं है, लेकिन हमारे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं. तो अगर उसको आप प्ले करना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए एक सुटेबल फंड हो सकता है. लेकिन अपनी अच्छी पढ़ाई करें, जानबूझ के समझें. इसीलिए हमने मीता से बहुत सारी जानकारी लेने की कोशिश की कि एक सेक्टोरल फंड और खासतौर पर फार्मा फंड में क्यों पैसे लगाने चाहिए. मीता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों को मदद करने के लिए कि वो एक फार्मा फंड में क्यों पैसे लगाएं. आज के लिए फिलहाल इतना ही फायदेमंद फंड्स में. अगले हफ्ते एक और फंड मैनेजर के साथ एक और नए फंड पे बात करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया.